नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पीजीसीएल जेटीटी यानी कि पावर ग्रिड जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के पेपर होने हैं और एग्ज़ाम डेट है 7 फरवरी, यानी कि आज से 3 दिन बाद एग्ज़ाम है। तो आपके पास अभी 3 दिन का अवसर है। 5 तारीख, 6 तारीख और 7 को शाम को पेपर है, यानी कि 7 वाला। 3 दिन में आप इस वीडियो को देख लीजिए। पूरे जो नॉन टेक के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, उनका निचोड़ आपके सामने रखने वाला हूँ। इस वीडियो को एक तो देखना ही है, दूसरा शेयर भी करना है ताकि हम मोटिवेट हो। आपके लिए पावर ग्रिड एग्जाम ही नहीं है, पावर ग्रिड एग्जाम के बाद आपकी यानी कि तैयारी खत्म नहीं होने वाली है। उसके बाद दिल्ली मेट्रो, आपके जो रेलवे एएलपी टेक्नीशियन हैं, साथ में डीआरडीओ की भर्ती आएगी। इसी अनेक भर्तियां हैं जिनके लिए हम नॉन टेक की तैयारी करवाते हैं। तो आपका ये मोटिवेशन हमें मिलता है और हम आपके लिए रेगुलर क्लासेज प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए 2018 और 23 के नॉन टेक के जो पेपर थे वो सारे एक साथ मैंने सॉल्यूशन करवा रखे हैं। आप पावर ग्रिड की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, रीजनिंग की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं, उसमें रीजनिंग के वीडियोज हैं, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस के वीडियो हैं, आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी एक नज़र मैं आपके सामने रखूँगा और वो है कि आपकी 50 क्वेश्चन आएंगे नॉन टेक की, 120 क्वेश्चन आएंगे आपके टेक्निकल के। उसमें क्या होने वाला है कि आपको टाइम मिलेगा 120 मिनट का। 120 मिनट यानी कि लगभग पूरी 2 घंटे। और क्वेश्चन है 170, नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 170 क्वेश्चन किसी को नहीं करने हैं। तो हो नहीं पाएंगे, नहीं आपको करने हैं। वही क्वेश्चन करना है जो आपको आए। नेगेटिव मार्किंग है इसलिए नहीं आने वाले क्वेश्चन पर तुक्का नहीं मारना है। सिंपल सी बात यही कहूँगा। दूसरी, चलिए यहाँ से वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं। अभी कमेंट में जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। साथ में एक आपके लिए अपडेट है कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज की पीडीएफ हमारे पास पड़ी है, जो 2022 और 23 के एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही नॉन टेक के 750 से ज़्यादा क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हमारे पास पड़ी है और ये दोनों पीडीएफ हिंदी लैंग्वेज में है। यदि आप ये दोनों पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। छोटा सा इसका प्राइस रखा है, आपको वो पे करना है, उसके बाद ही पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद पीडीएफ बनाई गई है, बहुत ही बारीकी से अध्ययन करके बनाई है। तो आपसे छोटा सा प्राइज लेंगे, आप इस प्राइज को पे करके दोनों पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारी शुरू होती है रीजनिंग, जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एएलपी की तैयारी कर रही हैं, स्पेशली टारगेट है आपकी हमारी पावर ग्रिड के एग्जाम को, पीजीसीएल एग्जाम को टारगेट करके बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, अब आप क्वेश्चन के आंसर देना शुरू कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लड़कियां दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो आपको मैं कहूँगा ये बना लीजिए ऐसे वाला। और ये होता है ऊपर की दिशा नॉर्थ, नीचे की दिशा दक्षिण यानी कि साउथ, फिर पश्चिम और पूर्व, ये दिशाएं होती है, सबको पता है। कह रही है कि 5 लड़कियां किधर खड़ी हैं? दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है, यानी कि नीचे की तरफ मुंह करके 5 लड़कियां खड़ी है। तो मैं बना देता हूँ 1 2 3 4 और 5। इनके मुंह किधर है? तो इधर इनके मुंह है दक्षिण दिशा की ओर। अब कह रहे हैं पी क्यू व आर के बीच है। तो मान लेते हैं ये पी है तो क्यू और आर के बीच है। क्यू एस की लेफ्ट साइड है। तो देखिए पूरे बनाएंगे हम। एस तथा टी छोरों पर है, तो एक तो मैं बना देता हूँ यहाँ एस और यहाँ बना देता हूँ टी, क्योंकि छोरों पर है यानी कि एंड पर है। तो ठीक बीच में कौन है? अब कह रहा है एस ओ टी अंतिम हो गई। आगे कह रहा है क्यू है ना, एस के लेफ्ट साइड है, तो मान लेते हैं यहाँ क्यू है। अब देखिए एस का मुंह इधर है तो इसकी लेफ्ट साइड हो गया क्या? इसका आपके लेफ्ट साइड क्या हो गया? तो क्यू हो गया, सही है। अब कह रहा है कि P है ना, Q व R के बीच है, तो यहाँ R होगा ना, तो यहाँ हो जाएगा P, दोनों के बीच में आ गया ना, ये बात है। अब कह रहे हैं सबसे ठीक बीच में कौन है? तो देखिए 2 इधर आ गई, 2 इधर आ गई, ठीक बीच में कौन सा है? P है। अच्छा क्वेश्चन था ना, समझ आया ना आपको? तो आप भी इसका कमेंट करके बताइए कि क्या क्वेश्चन हमारा सही है, आंसर सही है और एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा है। आप सब में वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि इस वीडियो को मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा बच्चे देखेंगे, क्योंकि ऐसा वीडियो नॉन टेक का पूरा मिक्सचर इसमें दे रखा है। सारा नॉन टेक कवर हो जाएगा, हर टाइप के क्वेश्चन है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, चारों टॉपिक साथ में ही
आप पढ़ पाएंगे। इसको लाइक करना है और शेयर करना है। शेयर मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मैक्सिमम शेयर कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि उपयुक्त चित्र में वर्ग कितने हैं। इंग्लिश में बताऊं तो कह रहे हैं स्क्वायर कितने हैं। स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। वह आपकी फिगर या फिर आकृति जिसकी चारों भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी है ना, लंबाई और चौड़ाई दो ही होती है 2D आकृति में, तो वो दोनों बराबर होती है। तो स्क्वायर बताइए कितने। तो पहले तो मैं इसको करूंगा जूम, ये रहा, मैं जूम कर रहा हूं। अब देखिए इसमें आप काउंट कर सकते हैं कितने हैं। एक तो ये रहा, अब देखिए मैं इस पे ये रहा, अब देखिए यहाँ से करूंगा, एक तो ये रहा। पहले मैं चलिए छोटे वाले आपको काउंट करवा दूं। 1 2 ये 3, 3 हो गए ना, फिर ये होगी आपकी 4, फिर ये हो गया आपके 5, 5 हो गए ना। अब मैं कलर चेंज करके आपको बताऊं तो 5 के बाद ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 7, 7 ना। फिर यहाँ से एक कलर और कलर चेंज करूँगा मैं, ये देखिए, अब देखिए 8वां, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे बन रहा है 8। मुझे लग रहा है कि इसमें 8 वर्ग है। आपको यदि ज़्यादा लगे तो आप देख सकते हैं 8। अब देखिए यानी कि काउंट करने में 8 ऑप्शन में नहीं है ना, इसका मतलब काउंट करने में कहीं ना कहीं गलती हुई है। फिर से एक बार काउंट कर देते हैं, हमारे पास है पेन, तो मैं एक बार इसे इरेज करके काउंट कर देता हूँ। फिर से देख लेते हैं ना। अब देखिए यहाँ हम काउंट करेंगे कि कितने इसमें स्क्वायर है। तो देखिए 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 5 और ये हमारे पास 6, 6 ये हो गई। फिर ये वाला हो गया 7वें नंबर पर और ये वाला हो गया हमारे पास 8वें नंबर पर और ये हो गया हमारे पास 9 नंबर पर, यानी कि टोटल 9 स्क्वायर इसमें है। यही हमें करना था कि कितने स्क्वायर है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी, इसमें 9 टाइप की स्क्वायर है, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा डी वाला। आप भी अपनी तरफ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्क्वायर काउंट करना है यानी कि गिनकर हम कर सकते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था और आई थिंक आपने कर दिया होगा आंसर, यानी कि मेरे काउंट करने से पहले। मेरे तो स्क्रीन पर दिखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप थोड़ा दूर से देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे बोलना देखना सब करना पड़ता है, इसलिए एक आधा यानी कि काउंट नहीं होता है, लेकिन आपने कर लिया होगा। आगे कह रहा है कि दिए गए चित्र में कुल वृत्तों की संख्या बताइए। वृत्त यानी कि होता है सर्कल। क्या होता है? सर्कल। इंग्लिश वाले बच्चे भी इसे पढ़ सकते हैं। तो कितने से दे रखे हैं, तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3, यानी कि हम 4 की डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करके भी इसकी निकाल सकते हैं, 12 आएगा। वैसे आप इनको गिनकर भी निकाल सकते हैं, 3 6 9 12। तो ये आपका स्क्वायर है, 12 हमने संख्या निकाल दी है। अब आपसे रिक्वेस्ट फिर से करूंगा, जब तक कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाती, किसी का रिजल्ट नहीं आ जाता, तो तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PGCIL की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एग्जाम के नॉन टेक की क्लासेज मिलती रहे, साथ ही जॉब की अपडेट मिलती रहे, रिजल्ट की अपडेट मिलती रहे, और साथ ही पावर ग्रिड की प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिए। लाइक शेयर की उम्मीद करूँगा, और PDF बना रखी है, आप उसे PDF को ले सकते हैं नाम मात्र के शुल्क में। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये आप कर दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तीनों करने हैं आपको। सब्सक्राइब तो करना ही है, लाइक शेयर आपकी यानी कि इच्छा है तो कर दीजिए। आगे देखिए आपके पास फ्रेंड होगा तो उसको बताइए कि ये रहा चैनल, ये आपको स्टडी करवा रहा है, 3 दिन में आप नॉन टेक कवर जितना कर सकते हैं कर लीजिए। अब कह रहे हैं यदि भाग के निशान का अर्थ है कि जोड़ना, घटाने का अर्थ है गुना, प्लस का अर्थ है भाग तथा गुणा का अर्थ है माइनस, तो इस कैलकुलेशन कीजिए। सिंपल सी है। 20 भाग का निशान दे रखा है और इसने कहा है कि भाग के निशान का अर्थ है, यानी कि भाग के निशान का अर्थ क्या बता रखा है, भाग के निशान का अर्थ है जोड़, यानी कि 20 की जगह हमें लिखना है जोड़। 12 × 4, तो 12 और इंटू के निशान का अर्थ इसने कह रखा है कि इंटू के निशान का अर्थ है माइनस, यानी कि -4 प्लस, यानी कि जो आगे प्लस आया प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ क्या है, तो इसने कहा है कि ये रहा प्लस का अर्थ होता है भाग, प्लस का अर्थ है भाग, और माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, तो माइनस का अर्थ यहाँ दे रखा है कि माइनस का अर्थ है गुणा। तो यहाँ हम करेंगे गुणा 6। सिंपल सा फॉर्मूला है, जो इसने कह रखा है वैसे हम लिख देंगे। अब देखिए पहले होता है भाग, आपको भी पता है, तो इसमें हम देंगे भाग। 4 में जब 8 का भाग देते हैं तो क्या आता है, तो आप कहेंगे 1/2 आता है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे 1/2।
और भाग के बाद होती है गुणा, यानी कि गुणा होगी इन दोनों के बीच, 1/2 की 6 से गुणा होगी तो यहाँ आ जाएगा 3, यानी कि इस पूरे की जगह आ जाएगा 3 माइनस। तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आएगा, तो आप कहेंगे 32 माइनस 3, यानी कि 32 में से 3 आप घटाएंगे तो 29 राइट आंसर रहने वाला है। सिंपल सी कैलकुलेशन आप कर देंगे, आई थिंक ये तो आपसे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है सिंपल सा कि निम्नलिखित अंक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमें आपको बताना है कि प्रश्नवाचक जो यहाँ है इसकी जगह कौन सी संख्या आएगी। सिंपल से मैं आपको तरीका बताऊं तो दे रखा है 4, 5, 9, 18 और 34, फिर दे रखा है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 4 से क्या हो गया 5, ठीक है, फिर हो गया आपकी 9, है ना, फिर हो गया आपकी 18, फिर 34 और फिर आपकी क्या होगा। तो देखिए मैं आपको एक तरीका बताऊं, 4 से 5 हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, 1 ऐड हुआ है ना, और फिर क्या हुआ है 9 हुआ है, यानी कि कितने 4 ऐड हुए हैं, फिर 2 गुना हुआ है, फिर 2 गुना में 2 कम हुआ है। ये कौन सी आपकी तरीका है, यानी कि डबल हो रहा है, कोई सेम आपकी सीक्वेंस कहीं नजर नहीं आ रही। अब देखिए सिंपल सा इसमें एक तरीका है, मैं आपको अगले पेज पे लिखाऊंगा कि देखिए तरीका क्या है। सीक्वेंस लिख दीजिए 4, 5, 9, 4, 5, 9, फिर 18 और फिर आपके 34, है ना। तो देखिए 4 में कितना ऐड हुआ है, तो हम कहेंगे 1 ऐड हुआ है, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर ऐड हुआ है। फिर कितने इसमें कितना हुआ है 4 ऐड हुआ है, यानी कि 2 का स्क्वायर है ना ऐड हुआ है, जुड़े हैं। 4 में 1 जोड़ा 5, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर 5 में ना 2 का स्क्वायर जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ कितने जोड़ा है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर जोड़ा है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और यहाँ कितना जोड़ा है, तो यहाँ हम कहेंगे 4 का स्क्वायर जोड़ा है 16, है ना। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कितने ऐड हुआ है, यहाँ प्लस 1 हुआ है, यहाँ आपके प्लस हुआ है 4, यहाँ प्लस हुआ है 9, यहाँ प्लस हुआ है 16, आगे कितना प्लस होगा, तो आगे प्लस होगा 25, और 25 क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर ऐड होगा। तो 34 में 5 का स्क्वायर 25 ऐड करते हैं तो 59 आता है। समझ गए होंगे ये आपकी स्क्वायर वाली, और 59 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 59 आपको पता है ये रहा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। एक बार थोड़ा सा फिर से बताने की कोशिश करूंगा, आई थिंक कोई समझा नहीं है। तो यहाँ हुआ है ऐड, ये जुड़ने वाली समीकरण है, और जुड़ने वाली समीकरण में क्या हुआ है ना, समझ गए होंगे इंटेलिजेंट बच्चे, तो कमजोर फिर से समझ सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है। इसमें क्या हुआ है ना कि 4 में कितना जोड़े, तो हमने जोड़ा 1, फिर यहाँ जोड़ा है हमने 4, यहाँ जोड़ा है हमने 9, और यहाँ जोड़ा है हमने 16, और यहाँ हमने जोड़ा है आगे 25। तो ये कह रहा है कि ये कैसे जोड़ रहे हो आप, 1 के बाद 4 जोड़ दिया, 9 जोड़ दिया, 16 जोड़ दिया, 25 जोड़ दिया, ये किससे जोड़ा है आपने, कोई तरीका तो होना चाहिए ना। तो हमने कह दिया कि यहाँ हमने 1 का स्क्वायर ऐड किया है, यहाँ हमने 2 का स्क्वायर ऐड किया है, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर आपने पढ़े होंगे ना, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया उस तरीके से, है ना। तो आप समझ गए होंगे। यदि किसी को समझ नहीं आए तो वो कमेंट कर सकता है, फिर आपको कमेंट में बच्चे समझा देंगे, है ना। थर्मामीटर का अर्थ जैसे तापमान से होता है, वैसे एमीटर का अर्थ किससे है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात में क्वेश्चन आता है। जैसे थर्मामीटर तापमान मापने के लिए आता है, वैसे एमीटर किस चीज को नापने के लिए पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि थर्मामीटर जैसे तापमान नापता है, जैसे वैसे ही एमीटर नापता है आपकी विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को। शक्ति पूछे तो शक्ति को नापने वाला होता है वाट मीटर, एक बार लिखूं क्या, वाट मीटर होता है ना, वो शक्ति को नापता है, मीटर होता है। और विभवांतर को नापने के लिए आता है वोल्ट मीटर। तो ये आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के एग्जाम में क्वेश्चन में ये आ सकते हैं, तो वहाँ भी आप पढ़ लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए एक पासे के 4 प्रारूप दर्शाए गए हैं, इस पासे की में अंक 2 के विपरीत फलक कौन सा है। ये दे रखा है अंक 2, इसमें कह रहा है कि आपकी विपरीत में क्या आएगा, इनकी अंक 2 यहाँ है, ये पासा है, देखिए मैं आपको बता के बताऊं, ये वाला 2 है, फिर यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 4, अब एक इधर होगा और एक नीचे होगा, एक उस साइड होगा। तो कह रहा है 2 की विपरीत, यानी कि 2 की जब नीचे ऊपर 2 है तो उसके नीचे क्या होगा, पासा पड़ा है और आपके पासा फेंकते तो 2 आया है। अब 2 को जैसे ही उठाएंगे तो 2 के नीचे जो जमीन पर टिकरा हुआ हिस्सा है उस पर क्या अंक लिखा होगा, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन कर देंगे। देखिए जहां भी 2 पूछा है ना, तो 3 और 4 किस
अंक में है वो देखिए। इसमें 3 और यानी कि जो आपको पूछे उसको छोड़कर बाकी जो बचे होते हैं वो देख लेने होते किस आकृति में दे रखे हैं। तो इसमें 3 4 नहीं है, इसमें भी 3 4 नहीं है, तो इसमें है 3 4। अब देखिए 3 4 दोनों मिल गए ना, तो ऊपर 2 है, तो इस पासे में जो बचा हुआ हिस्सा है 5, यानी कि दूसरा 5 होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5 होगा। कैसे होगा मैं आपको बता दूं। हमें 2 से पूछा है ना, आपको फिर से बताऊंगा एक बार, समझ नहीं आया तो। हमें पूछा है 2 का, तो हमें वो पासा ढूंढना है जिसमें 2 को छोड़कर बाकी जो हिस्से दे रखे हैं वो दिखे। तो इसमें हमें 3 और 4 दोनों दिख रहे हैं, तो हमारा 5 आंसर होगा। मान लेते पूछ लेता कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो हमें अब 3 को छोड़ देना है, हमें अब 2 और 4 किस पासे में वो देखना है। तो 2 और 4 जिस इस पासे में होता ना, इस पासे में 2 और 4, तो हमारा आंसर 6 हो जाता। मान लेते हमें पूछ लेता कि 4 के विपरीत क्या होता है, तो 4 को छोड़ देना है, हमें 2 और 3 पकड़ लेना है। किस पासे में 2 और 3 है, तो इसमें 2 और 3 है, यानी कि 4 के विपरीत में 1 होगा। मैंने तीनों क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं। जिस भी बच्चे को समझ आ गया वो लाइक कर दीजिए। लाइक की बार बार उम्मीद मैं आपसे कर रहा हूं, आप लाइक कर दीजिए। कौन सा उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति के विशिष्ट तत्व विद्यमान है? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपसे पूछ ले तो कर देना है। उत्तर आकृति प्रश्न आकृति दोनों दे रखी, आपको मिलान करना है। तो पहले आप तीर पकड़ लीजिए, किस आकृति में तीर है। तीर देखिए सब आकृति में दे रखा है, ठीक है। फिर सर्किल पकड़ लीजिए, सर्किल आपके सब आकृति में दे रखा है। हार्ट पकड़ लीजिए, हार्ट भी आपकी इस आकृति में नहीं है, हार्ट नहीं है, तो आकृति के विशिष्ट तत्व विद्यमान है, यानी कि इसमें हार्ट नहीं दे रखा ना, ठीक है। फिर देखिए आगे ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा आपकी इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें यानी कि सब में दे रखा है। प्लस वाला आपकी चारों में, प्लस वाला इसमें नहीं दे रखा है ना, और इसमें भी नहीं दे रखा प्लस वाला। तो आगे फिर देख लेते हैं गुणा वाला निशान, तो गुणा वाला भी इसमें नहीं दे रखा, इसमें दे रखा है ना, तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें ज़्यादा निशान नहीं दे रखे हैं, तो ये आपकी अलग हो जाएगी आकृति ना। तो आप समझ गए होंगे कैसे करना है। ये आकृतियाँ आप पहचान कर लेंगे, आकृतियों में एक एक अंतर आपको निकालना होता है, सब कोई कर लेता है। आगे देखिए वेन डायग्राम का हर बार क्वेश्चन आता है, और वेन डायग्राम में नाम दे रखा है गाजर भोजन सब्जी। अब देखिए इनके ग्रुप बनाने होते हैं, तो मैं आपको बताऊं एक सब्जी का ग्रुप बनता है जिसमें गाजर भी आता है। मैं आपको एक बताऊं कि भोजन होते हैं, भोजन में हर तरह के होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं सब्जी होती है, रोटी होती है, या फिर खाने पीने की और भी चीज़ें जो आती है वो सारी भोजन के अंदर आती है। अब भोजन में आती है एक सब्जी की कैटेगरी, और सब्जी के अंदर जो कैटेगरी आती है ना वो आती है गाजर की। गाजर, आलू, गोभी, हर प्रकार की सब्जियां होती है। तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। अब मान लेते हैं वहाँ आपके देता कि गाजर, मूली और सब्जी, तब हम बनाते हैं कि सब्जी की एक कैटेगरी होती है जिसमें गाजर की भी सब्जी होती है, मूली की भी सब्जी होती है, तब ये वाला आंसर हो जाता। तो आप समझ गए होंगे कैसे आंसर दे रखा है, तो आप कर लेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, हर शब्द को पकड़ना है और इसका आंसर निकाल लेंगे। आगे जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश सब के क्वेश्चन आएंगे, अभी रीजनिंग चल रहा है। क्वेश्चन है एक 18 सेमी के ठोस घन से यदि 3 सेमी के छोटे छोटे घन बनाए जाए तो कुल कितने घन बन जाएंगे। कह रहा है कि एक 18 सेमी का घन है, घन क्या होता है, ये वाला हिस्सा होता है। 3D आकृति, वर्ग की जो 3D आकृति होती है उसे घन बोलते हैं। कह रहा है एक 18 सेमी का घन है, उससे 3-3 सेमी के घन बनाए जा रहे हैं, तो कुल कितने घन बनेंगे। ये जब भी होता है तो आयतन का फॉर्मूला होता है, और इस प्रकार के क्वेश्चन में बड़े वाले का जो आयतन निकाल देते हैं और उसमें डिवाइड कर देते हैं छोटे वाले का आयतन, और घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। इसलिए मैंने 3 बार लिखा है, क्यूब मतलब 3 बार लिखना। फिर आप सब काटेंगे इसे, तो 6 बार कट जाएगा, यानी कि 6 × 6 × 6, और 6 का क्यूब कितना होता है आप बताएंगे। तो ये आपके 216 राइट आंसर आएगा। आप एक बार क्यूब निकाल कर गुणा करके भी देख सकते हैं, इस प्रकार से आंसर आएंगे। फिर कह रहा है कि ये संख्या, अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या क्या होगी, तो कंप्लीट बता देंगे। देखिए ये संख्या दे रखी है, फिर ये दे रखी है, फिर ये दे रखी है, फिर ये देखते। अब देखिए इसमें क्या है ना, इस संख्या में अगले वाला अंक यानी कि अंक काट दिया है, 8 से शुरू किया, 8 9, फिर इसमें आगे देखिए यहाँ ना क्या किया है 8 9, फिर यहाँ देखिए पीछे वाला आगे वाली संख्या में क्या किया, आगे वाली संख्या में 7 को काट दिया, पीछे वाला अंक काट दिया, फिर वापस अगले वाला अंक को काट दिया। यहाँ 8 है, यहाँ 8 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब पीछे वाले अंक को काट देंगे, 9 6 लिखेंगे, तो 9 6 इसमें ले रखा है, 9 6 पीछे वाला अंक काट देंगे। एक बार आगे वाला अंक काटते हैं, फिर दूसरा पीछे वाला, फिर आगे वाला, फिर पीछे वाला, हमें काटना है अब पीछे वाला अंक, यानी कि समझ गए होंगे इसी क्वेश्चन को करना है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन दे दिया वेन डायग्राम का, इसमें दिया है आम, फल और सब्जी। एक कैटेगरी होती है फल की और एक कैटेगरी होती है सब्जी की, और आम आता है फल की कैटेगरी में। तो इस प्रकार से बनेगा,
ये रहा ना, एक होती है आम यानी कि फल की कैटेगरी और एक होती है सब्जी, अलग अलग होते हैं। वेजिटेबल और फ्रूट्स अलग अलग होते हैं और फ्रूट्स की कैटेगरी में आम आता है, इसलिए इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, लाइक शेयर आपको करना है। इतनी बड़ी क्लास हो गई है, इतना बोलना भी मुश्किल होता है, लेकिन आपके लिए कर रहे हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करेंगे। यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन, अब देखिए मैं आपको बता दूं, 10वां दिन यदि शनिवार है ना, 10वां दिन क्या है, सैटरडे है, तो 17वां दिन क्या होगा, सैटरडे होगा, सैटरडे होगा। फिर 7 ऐड करेंगे तो 17 और आपके साथ होते हैं 24वां दिन, है ना। 24वां दिन भी क्या होगा, सैटरडे होगा। फिर 24 यानी कि 24 दिन तक हमें पता चल गया है। फिर 3 दिन आगे बढ़ना है ना, तो आपके 25, 26, 27 यानी कि रवि सोम मंगल, यानी कि अगला जो 27वां दिन होगा वो मंगलवार होगा। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और तरीका है, यदि आपसे 27वां दिन पूछा है और 10वां दे रखा है तो आपके पास दिन बचे 17, 17 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हर सप्ताह में 7 दिन होते हैं। फिर आपके कटेगा 2 बार और बीच आपके रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3, यानी कि आप 2 बार पूरा पूरा कट गया तो आप इस शनिवार में 3 दिन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर 3 बचा है और शनिवार में 3 दिन ऐड करते हैं यानी कि आगे बढ़ते हैं तो मंगलवार इसका आंसर आ जाता है। 2 तरीके हैं, दोनों तरीके आप कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, जीके का क्वेश्चन आ गया है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। रीजनिंग यही कंप्लीट होती है। अब आगे आपके सामने जीके कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। कंप्लीट आपको बताऊंगा 10 जनवरी को कौन सा दिवस होता है, आप कमेंट करके बताएंगे। विश्व हिंदी दिवस, है ना। फिर आता है 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, यही आपका आंसर है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस, है ना, पराक्रम दिवस 23 जनवरी। और 28 फरवरी आपकी विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। आप सभी को पता होगा विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। फिर देखिए, प्लेइंग इन माई वे किसकी पुस्तक है। विनोद रॉय की पुस्तक क्या है ना, आपको याद होनी चाहिए। अरविंद अडिगा की पुस्तक का नाम क्या है, द वाइट टाइगर। ये आपके क्वेश्चन आ चुका है किस एग्जाम में, यानी कि एग्जाम का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है और आईटीए बेस एग्जाम में आया था, शायद डीआरडीओ एसटीए बी में ये क्वेश्चन आया था। द वाइट टाइगर किसकी पुस्तक है, अरविंद अडिगा की पुस्तक है। अरुंधति रॉय की 2 पुस्तक है, एक तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग यानी कि छोटी वस्तुओं के भगवान, ये आपके डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 में आया था क्वेश्चन, तो आप इसे पढ़ लीजिए, अरुंधति रॉय। और एक और एग्जाम में आया था, शायद यूपीपीसीएल का कोई एग्जाम था, उसमें भी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यानी कि छोटी वस्तुओं के भगवान, और दूसरी पुस्तक का नाम है आज़ादी। ये दोनों ही पुस्तक किसकी है, तो ये दोनों ही पुस्तक अरुंधति रॉय की है। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम है प्लेइंग इन वाई में, यानी कि मेरे तरीके में खेलना क्या होता है, सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। और भी शशि थरूर की पुस्तक बार बार पूछी जाती है, शशि थरूर जो आपके मंत्री है, पॉलिटिक्स से संबंधित है, उनकी भी एक पुस्तक है, उसका नाम भी बार बार पूछा जाता है, थरूर आपकी द इरा ऑफ डार्कनेस, है ना, द इरा ऑफ डार्कनेस, ऑफ डार्कनेस। तो ये भी किसकी पुस्तक है यदि आपसे पूछे तो ये आपके शशि थरूर की पुस्तक है। आगे देखिए, एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है यदि पूछे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। अब कमेंट आएंगे कि मोदी जी कब से राइटर हो गए, तो उन जैसे मूर्खों के लिए कोई मेरे पास रिप्लाई नहीं है। आपको बस पढ़ना है, जो समझदार है वो पढ़ लेंगे, मूर्ख कमेंट कर देंगे, है ना। अभी क्या है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड आपकी स्पेल्ड वर्ब, यानी कि जो आपकी सही लिखा हुआ है वो वर्ड आपको देखना है। बाउंड्री की स्पेलिंग लिखी हुई है वो आपको देखनी है कि कौन सी वाली सही है, तो ये वाली सही होती है बाउंड्री, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि एक आपको गलत सही पहचान करने के लिए हर एग्जाम में देता है, आपको यहाँ भी देगा। निम्न में से किसने दिल्ली में कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया है। अब देखिए, एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि अलाई दरवाजा कहाँ है, दिल्ली में है और कुतुब मीनार के पास है। किसने निर्माण करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखिए, कुछ आपसे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊं तो कुतुब मीनार का आपके जो भी निर्माण किसने करवाया यदि आपसे पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया। इसने निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन पूरा या वास्तविक निर्माण इसका इल्तुतमिश ने करवाया था, तो ये भी आप ध्यान रखें, इल्तुतमिश ने इसका वास्तविक निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो मुकुंदरा हिल्स पूछे राजस्थान में है। इससे बड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। और ओडिशा से पूछ ले तो भी आपको कमेंट करना है कि ओडिशा में कौन सा टाइगर रिजर्व है, कमेंट करके आप बताइए।
गिर, मानस कहाँ है, वो सारे आपको एक एक राज्य के याद होने चाहिए। मैंने बहुत पहले इसके बारे में वीडियोज बनाकर आपको पढ़ा रखा है। ब्लैक पेगोडा को दिया गया एक नाम है, कह रहा है कि ब्लैक पेगोडा किसको नाम दिया गया है, तो ये कोणार्क सूर्य मंदिर का नाम है ब्लैक पेगोडा, जो ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा राज्य में कौन सा है, तो ब्लैक पेगोडा कहाँ स्थित है यदि पूछे तो ओडिशा राज्य में। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो गंग वंश ने इसका निर्माण करवाया था। गंग वंश याद कर दीजिए, यदि आपसे वंश पूछे तो गंग वंश, और यदि राजा का नाम पूछे तो आप याद कर लीजिए नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गंग वंश, ओडिशा राज्य और आपकी नरसिंहदेव प्रथम, ब्लैक पेगोडा, सूर्य मंदिर। आगे आपसे है कि मेलेट खेल किस शब्द से जुड़ा हुआ है, तो मेलेट यानी कि एक होता है लकड़ी का हथौड़ा, ऐसे, फिर आपके ऐसे, और ये आपकी इस प्रकार से बना होता है लकड़ी का हथौड़ा, ये आपके मेलेट होता है। यानी कि मैं चित्रकार नहीं हूँ, अच्छा डायग्राम नहीं बना है, लेकिन आप समझ गए होंगे लकड़ी का हथौड़ा होता है। हैमर होता है, वो भी वुड से बना होता है, एकदम लकड़ी से बना होता है। और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये पोलो खेल से संबंधित है। पोलो खेल का दूसरा नाम पूछे तो इसका दूसरा नाम होता है चौगान। और पूछा जाता है कि किस राजा की मृत्यु हो गई थी या किस शासक की मृत्यु हो गई थी पोलो या चौगान खेलते हुए, तो ये होता है आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, उसकी मृत्यु हो गई थी पोलो गेम खेलते हुए। और इस राजा को किस नाम से कहा जाता है, तो लाख बख्श नाम से इसको जाना जाता है, लाख बख्श नाम से इसे जाना जाता है। और क्या है, इस यानी कि इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी, तो इस वंश की स्थापना की थी गुलाम वंश, इलबरी वंश, यानी कि एक ही वंश के दो तीन नाम है, यामिनी वंश, इस वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप कर लीजिए, और कोई ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। फिर देखिए 29 हो गए ना हमारे पेज, तो ये 30वें पेज पर क्वेश्चन दे रखा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपसे पूछ रहा है कि पैसिव वॉइस में क्या होगा, क्वेश्चन दे रखा है दे सेड द अर्थ इज राउंड। अब देखिए एक्टिव पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। मैंने जनरल इंग्लिश के कोर्स में कंप्लीट करवा रखा है, आप वीके नॉलेज से जनरल इंग्लिश का कोर्स लेकर इंग्लिश कंप्लीटली यदि किसी एग्जाम के लिए पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। पावर ग्रिड के लिए तो अब क्या पढ़ेंगे, 3 दिन का समय है, लेकिन आगे आप दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो के लिए पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। दे से दैट अर्थ इज राउंड। अब देखिए इसमें क्या है ना, पहले क्या होता है, ये जो सब्जेक्ट है ना ये बन जाता है आपके ऑब्जेक्ट, लेकिन दे होता है ना तो दे को हम लिखते नहीं है। दे होता है ना यानी कि बहुत सारा प्लूरल हो गया, इसको बाई के बाद लगाया नहीं जाता है, तो एक तो आपका ये काम बच गया। दूसरे देखिए इसमें क्या है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको लगाना नहीं है, आपको यानी कि ऑप्शन में देखना है। तो 4 ऑप्शन, इट इज सेड दैट, इट इज सेड दैट, इट इज सेड दैट, ये यहाँ तक तो ठीक है। आगे देखिए अब क्या है, अर्थ इज राउंड, तो ये अर्थ इज राउंड रहेगा क्योंकि ये यूनिवर्सल सत्य है। और टेंस आपको पता है कि चेंज नहीं होती है एक्टिव पैसिव में, तो ये वाले में एक्टिव पैसिव है लेकिन टेंस चेंज कर दी तो ये गलत हो गया। टेंस चेंज होती है आपकी किस में, टेंस चेंज होती है उसमें रिपोर्टेड स्पीच में, यहाँ आपकी टेंस चेंज नहीं होती, तो आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए राउंडली कर दिया है, इसमें क्या किया है, इसमें अर्थ इज राउंडली सेम लिखा है, इट इज सेड दैट अर्थ इज राउंड, ये इसमें डेट नहीं लगाया, तो ये आपके सिंपल सही है क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म कर दी है और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म कर दी है। और ये आपकी जो सेंटेंस है ये है आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस का, और प्रेजेंट सिंपल की जब आपकी बनती है पैसिव वॉइस तो ये हेल्पिंग वर्ब यूज होती है आपके कौन से वाले की, प्रेजेंट कंटिन्यूज की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब भी इज आर एम इसने यूज कर दी है और थर्ड फॉर्म भी लगा दी है, और अर्थ इज राउंड एकदम प्रॉपर इसने लिख भी दिया है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी वाला राइट रहेगा। फिर देखिए आपको अब देखना है रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि इसे बोलते हैं नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसका एक क्वेश्चन आया है कि ही सेड टू मी, मैं यहाँ लिख देता हूँ ही सेड टू मी। अब देखिए इससे पहले तो चेंज करना होता है, तो ही का तो आपके ही रहेगा, आपको पता है। सेड टू किस में बदल जाता है, तो सेड टू हमेशा टोल्ड में बदल जाता है जब सेंटेंस सिंपल हो, सिंपल सेंटेंस में टोल्ड में बदल जाता है, तो टोल्ड हमने लिख दिया और मी आ गया, सेड टू बदल दिया और टोल्ड लिख दिया। अब अंदर वाले में क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा बाद में चेंज होते हैं, तो इन्वर्टेड कोमा जब भी सिंपल सेंटेंस हो तो डेट में चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ तक तो ठीक है। आगे देखिए अब जो आई है ना, आई है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन बाहर वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो आई का
जब ही के साथ कंपैरिजन करते हैं तो वो आपकी क्या बन जाता है, तो आपको पता है सिंपल है, तो यू है ना, बाहर क्या है, यू है, और यू बाहर वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये आपके बन जाएगा आई। ये मैंने टेबल करवा रखी है कि ये है ना आपके सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या बन जाएगा आई। फर्स्ट पर्सन बाहर वाले के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो क्या बन जाता है, वो भी मैंने आपको करवा रखा है। तो आई, तो यहाँ तक आप इन सभी ने सेम दे रखा है। ये वाला ऑप्शन गलत होगा क्योंकि इसमें सेड दे रखा है, तो ये इस ऑप्शन को आप बाहर काट कर सकते हैं। और इसमें मी नहीं लिखा, इसलिए यहाँ मी नहीं लिखा, इसलिए इसे भी काट कर सकते हैं। और ही टोल्ड मी दैट, इन दोनों अब कंपेरिजन करेंगे तो इसमें क्या किया है, पैसिव यानी कि रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें जो ये आपकी कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब के साथ चेंज हो जाती है, तो इज आर एम वाज वर बदल जाता है और एम के साथ वाज आता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। और इसमें देखिए एम लिख दिया, इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं की, और नरेशन में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, इसलिए ये वाला बनेगा कि ही टोल्ड मी दैट आई वॉज सेड। इसमें एम आया है, इसने चेंज करना भूल गया है। तो तीनों ऑप्शन को कट करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट। रिक्वेस्ट है शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आधे घंटे मेहनत किसने की होगी आपके लिए, और पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। अब देखिए लास्ट में इतना ही बोल पाऊंगा, क्वेश्चन फट देना पड़ देता हूँ। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब ये आपको पैसिव दे रखा है, इसे एक्टिव बनाना है। तो देखिए पहले तो ये क्या दे रखा है, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव को कहूँगा मैं, आप एक बार सिंपल फॉर्म में पढ़िए, फिर आप इसे पैसिव बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव इसकी पैसिव बनेगी, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसे ही आपका बन जाता है पैसिव। इन एक्टिव आपको यहाँ एक्टिव बनाना है, तो बाई हर है ना, जब भी बाई हर ये इसका ऑब्जेक्ट है तो हर को हम बदलेंगे तो ये बन जाएगा सी। सी कैसे बनेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, तो सी। लेकिन चारों में आगे सी नहीं दे रखा, क्यों नहीं दे रखा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, इसका मतलब सी से पहले भी एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। और किल्ड यानी कि आपकी सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, और पास्ट सिंपल में भी आपकी सेकेंड फॉर्म आती है, तो यहाँ आपकी आएगी किल्ड। एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, किल्ड है, सी किल्ड, उसके बाद दे रखा है एलोएन। वाज किल्ड क्यों दे रखा है, क्योंकि पैसिव में चेंज करते हैं, सिंपल पैसिव की पैसिव कंटिन्यू बनती है, समझ गए होंगे। एक्टिव सेंटेंस जब सिंपल पास्ट हो तो उसकी पैसिव बनती है पास्ट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब के साथ। सी किल्ड ए लोइन, ऐसे सेंटेंस बनेगा सिंपल में। अब देखिए हमें आंसर देना है इंटेरोगेटिव में, तो ये बन जाएगा आपकी, जब हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो बन जाती है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डिड आपके हमेशा आगे लगता है क्योंकि हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो क्या बनेगा आपकी डिड सी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी इसलिए किल एलोइन, तो ये आपके बनेगा डिड सी किल एलोइन। अब इसमें देखिए, अब ऑप्शन को काट कर बताता हूँ कि आंसर ये क्यों नहीं हुआ। डिड सी किल्ड दे दिया, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए ये वाला आंसर नहीं हुआ। ही हेज आ गया, हेज क्यों आएगा, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है, इसमें प्रेजेंट की हेल्पिंग लगा रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। इसमें देखिए डज लगा दिया, यानी कि प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब लगा दी, लेकिन सेंटेंस पास्ट का है, तो ये वाला आपके राइट आंसर बनेगा। सिंपल से क्वेश्चन है, आप एक दूसरे को काट कर भी आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ ले सकते हैं, प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।